गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के चैप्टर 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर जो है वह धनराज पिल्लई, जो कि हमारे हॉकी के महान जादूगर माने जाते हैं, उनके ऊपर लिखा गया है। यह अंश धनराज जी से लिए गए विनीता पांडे द्वारा साक्षात्कार का अंश है कि किस तरह से धनराज अपने इस जीवन के मुकाम पर पहुँचे हैं, उन्हें अपने जीवन में किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, किन संघर्षों से गुजरते हुए उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। विनीता पांडे जी ने उनसे बातचीत करते हुए इसी को इसमें उद्धृत किया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से उन्हें अपने जीवन में धनराज जी को यह मुकाम हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा। ये विनीता पांडे जी के प्रश्नों के द्वारा और धनराज द्वारा उनके दिए गए उत्तरों के माध्यम से हमें यह ज्ञात होगा। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो आइए अब हम देखते हैं इस पाठ को। विनीता, खिड़की। पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। विनीता पांडे जी धनराज जी से प्रश्न करती हैं कि आपका जन्म मुंबई में हुआ, वहाँ तंग गलियों में, जैसे भीड़ भाड़ बहुत रहती है इसलिए उसको तंग गली कहा गया है, से लेकर के आप यहाँ मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक जो पहुँचे हैं इस खेल को खेलने के लिए, पुणे से लेकर के। तो बताइए कि आपका यह सफ़र, जो एक लंबा सफ़र आपने तय किया, यह अत्यधिक कष्ट साध्य रहा, अर्थात इस सफ़र को आपने बड़े कष्ट से पूरा किया है, इस बारे में आप कुछ बताएं। धनराज उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों भाई बड़े हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। यानी बड़े भाइयों को, अपने दोनों बड़े भाइयों को हॉकी खेलता हुआ देख करके धनराज जी ने भी हॉकी खेलने का मन बनाया। लेकिन कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं हॉकी की स्टिक खरीद सकूं, इसलिए अपने साथियों के स्टिक उधार मांगकर काम चलाया करता था, अर्थात खेलता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे और वो अपना खेल समाप्त करने के बाद ही मुझे स्टिक देते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। ठीक ना। जो बड़े भाई ने धनराज के उन्हें हॉकी की स्टिक दी थी, धनराज जी कहते हैं कि वो नई हॉकी की स्टिक तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए इसलिए वो बहुत कीमती थी क्योंकि वो मेरी अपनी थी। अब मुझे किसी की स्टिक लेने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। मैंने अपनी जूनियर हॉकी टीम सन 1985 में मणिपुर में खेली। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी जो इन्होंने खेला था वो 1985 में मणिपुर में खेला था। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। तो जब 1985 में इन्होंने पहला अपना मैच खेला और 1986 में इन्हें सीनियर टीम के साथ खेलने का मौका मिला, और ये कहते हैं कि मैं अपनी बोरिया बिस्तर अर्थात अपने सामानों को समेट करके मैं मुंबई आ गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक में 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा। यानी ये धनराज जी का आत्मविश्वास था कि अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ, जिस तरह से मैंने यहाँ धूम मचाई है मुंबई के लीग मैच में, तो मुझे निश्चित है कि ओलंपिक के लिए चुना जाएगा। लेकिन उस कैंप से मुझे बुलावा नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। जैसे 57 खिलाड़ी जाते हैं तो उस खिलाड़ी की लिस्ट में, यानी 57 में भी इनका नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही आलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुने लिया गया। लेकिन उस 1988 के बाद एक साल बाद अर्थात 1989 में इन्हें आलविन एशिया कप के कैंप के लिए चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा?
अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? फिर विनीता प्रश्न करती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा था जब आप स्कूल जाते थे? धनराज कहते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। क्योंकि पढ़ाई थी नहीं धनराज के पास, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आज मैं हॉकी खेलने में ना इतना उस्ताद हुआ होता तो मुझे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती थी, नहीं मिल सकती थी। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। यानी ये धनराज जी के अपने आत्मविश्वास हैं। कह रहे हैं कि मैंने बैचलर अर्थात बीए या बीएससी की डिग्री तो नहीं ली है, लेकिन मुझे यह गर्व है कि मैं हॉकी में बैचलर हूँ। और उसके बाद हंसने लगते हैं, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? तुनक मिजाज का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाना। तो वही कह रहे हैं कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा था। मैं अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कोई बार पछताना भी पड़ता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलने के बाद पछताता भी हूँ, लेकिन मैं अपने स्वभाव के कारण हर बात को स्पष्ट और सीधे तौर पर कह जाता हूँ। मुझे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, मैं अपने गुस्से को रोक नहीं सकता हूँ। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? फिर प्रश्न होता है उनसे, धनराज जी से उसका उत्तर देते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक रहता था। मैं चाहता था कि भारत में रहूं या विदेश में, जहां भी रहूं, रोज़ रात में सोने से पहले मैं अपनी माँ से बात जरूर करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने ही मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। यानी ये माँ की सीख है कि आप अपने विकास सफलता की कितनी भी ऊंचाई सीढ़ी पर चले जाएं, ऊंचाइयों पर चले जाएं, लेकिन विनम्रता आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपनी विनम्रता कभी ना खोएं। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। अर्थात मेरी भाभी से भी मुझे प्रेरणा मिली है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने गया था। 1988 में नई दिल्ली आया तो मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कारवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। गुर माने गुण, कि किस तरह से हम इस कृत्रिम घास पर खेलेंगे। और जब वे बताने लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है कि जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, और आपके पास अपनी पहली कार कब आई थी? अर्थात आपने अपने लिए अपनी कार कब खरीदी थी? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। जब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था तब वह कार मुझे मिली थी। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। शोहरत जो है वो पैसा भी साथ ले आए, यह कोई आवश्यक नहीं है। मैं भले ही नामी हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था एक खिलाड़ी के रूप में, लेकिन मेरे पास तब भी इतना पैसा नहीं था कि मैं कार खरीद सकूं, इसीलिए मुझे सेकंड हैंड कार लेनी पड़ी थी। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। टैक्सी महंगी होती थी और लोकल ट्रेन या बसों का किराया सस्ता होता था, इसलिए धनराज जी कहते हैं मैं उनमें सफ़र करता था। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक
भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना भी शुरू कर दिया था। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं। क्योंकि देखते हैं आप लोग कि अक्सर खिलाड़ी जो हैं वो प्रचार आदि करते हैं सामानों का, तो उन्हें कंपनियां गिफ्ट में देती हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं धनराज जी कि वो किसी का तोहफा नहीं है, मैंने उसे अपने पैसे से ख़रीदा था, ठीक है ना, 2000 ईस्वी में। और मेरी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? अब देखिए ये भी है कि आपने इतना कुछ दिया है, लेकिन हॉकी ने आपको क्या दिया, ठीक ना। कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है, लेकिन हम सबको रहने के लिए काफ़ी है। तो वही कह रहे हैं कि छोटा ज़रूर था लेकिन हमारे लिए काफ़ी था, क्योंकि अभी तक हमारे पास इस तरह का मकान भी नहीं था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ़्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं उसको खरीद भी नहीं सकता था अपनी कमाई से। वो फ्लैट मेरे लिए इस तरह का था। विनीता, सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? जैसे आप देखते होंगे ना कि जो खिलाड़ी होते हैं कभी कभी ऐसे होते हैं कि कई खिलाड़ियों को या सिनेमा की तारिकाओं को, नायकों को, यानी हीरो हीरोइनों को एक साथ बुला करके मंच पर बैठाया जाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि उनके साथ बैठना आपको कैसा लगता है? धनराज कहते हैं बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मुझको मिल सकी है। बस बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसका प्रश्न उत्तर हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके।